हेलो डियर स्टूडेंट्स, MI एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज अपने पढ़ने वाले हैं जो GIS था उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। जो अपना GIS था उसका उपयोग 1960 में शुरू हुआ। इस सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अदर प्रोसेस शामिल हैं, यानी इसमें सभी प्रकार के कंप्यूटराइज आइटम्स होते हैं। इसके बाद में जो GIS इंफॉर्मेशन को एक स्थान पर अटैच्ड करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस देखा जा सके। यानी अपने कह सकते हैं कि जो अपनी जो प्रोसेस है, किसी भी प्रकार की अगर प्रोसेस है उसको अपने बढ़िया तरीके से एक जगह डाटा के रूप में कलेक्शन कर सकते हैं और उसका बाद में अपने यूज़ कर सकते हैं या उसको अपने दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें कंप्यूटराइज्ड GIS मैप ट्रेडिशनल मैप से भी भिन्न है। यानी जो अपना ट्रेडिशनल मैप होता है उससे ये भिन्न है और इसमें इंफॉर्मेशन लेवल होता है। यानी इसमें जो सूचना देने वाले क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन लेवल या सिस्टम इसमें होता है। इसके बाद में अपने बात करें कि GIS डिजिटल इंफॉर्मेशन को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं में मदद करता है जिसे पहचाना और इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक प्रकार से क्या है कि अपने जो GIS है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक रूप में परिवर्तित करता है, डिजिटल सिस्टम को बना देता है। उसको अपने कंप्यूटराइज सिस्टम से अपने देख सकते हैं, उसको निरीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करें GIS के डाटाबेस से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त हो सकता है, जैसे लाइक दैट ट्रोपोग्राफी, सॉइल टाइप, सरफेस वाटर ड्राइनेज, सरफेस सब सरफेस वाटर ड्राइनेज। यानी जो ड्राइनेज है अपने उसके बारे में, जो जल निकास है उसकी दोनों प्रकृति के बारे में अपने बात कर सकते हैं। जैसे अधो सरफेस भी होता है एक प्रकार से, उसी प्रकार से उसका निरीक्षण किया जा सकता है। और सॉइल का टाइप बता सकता है, ये सॉइल टेस्टिंग कर सकता है, ये इरिगेशन, केमिकल, इस प्रकार के जो क्रॉप की इल्ड होगी, ये सारे डाटाबेस क्या कर लेता है, ये एक प्रकार से अपने को कलेक्शन करके देता है। इसके बाद में इसी प्रकार का एक GIS से पहले अपने GPS पढ़ा था, GPS, ठीक है। इसके बाद में GIS हो गया। अब अपने क्या करना है, जो अपनी ग्रिड सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है। जो ग्रिड सैम्पलिंग होती है यह एक फील्ड को 0.5 से 5 हेक्टर एरिया के ग्रिड में तोड़ने की विधि है एक प्रकार से। यानी ये 5 हेक्टेयर तक अपने को क्या कर सकता है, इस प्रकार का सैंपल ले सकता है। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से अपने फर्टिलाइज़र जब एप्लीकेशन देते हैं कि उचित दर निर्धारित कर देता है ये, और ग्रिड को भीतर से सॉइल सैंपल लेना उपयोगी माना जाता है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट पॉइंट है इसका, प्रत्येक ग्रिड से अलग अलग सैंपल लेकर तथा उन्हें मिक्स कर एनालिसिस के लिए लेबोरेटरी में भेजा जा सकता है। यानी अपने कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो सैंपल लिए हैं उनका बढ़िया तरीके से लेबोरेटरी के अंदर एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ग्रिड सॉइल सैंपलिंग होता है एक प्रकार है इसका। तो जो ग्रिड सॉइल सैंपल के समरूप मेथड का उपयोग करता है। यानी ये जो ग्रिड सैंपल था उसी प्रकार से सॉइल सैंपल भी सेम है। इसके बाद में अपने बात करें, बट ट्रेडिशनल सैंपलिंग की तुलना में सैंपल की तीव्रता को बढ़ा देता है। यानी अपने सीधा कोई, जैसे अपने कह सकते हैं जैसे सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, pH, EC या ESP चेक करते हैं, उसी प्रकार से अगर अपने उसके अकॉर्डिंग अगर इस ग्रिड को अगर यूज़ करेंगे तो उससे ये तीव्रता से अपने को क्या कर देता है, बढ़िया तरीके से चीज़ को बताता है। और इसके बाद में ग्रिड में कलेक्ट सैंपल, सॉइल सैंपल की स्थानिक जानकारी भी होती है जो डाटा के मानचित्र की अनुमति देता है। ये एक प्रकार से क्या कर देता है, जो सॉइल का सैंपल लिया हुआ है ना अपना, उस सैंपल को क्या कर लेता है, एक मैप के रूप में निर्धारित कर देता है या मैप के रूप में अपने को बता देता है वो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है F पॉइंट, यानी VRT, यानी वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे
कि जी VRI जो हो ऑटोमेटिक होती है और कई एग्रीकल्चर ऑपरेशन में लागू की जा सकती है। यानी किसी प्रकार का अगर निरीक्षण करना है तो उस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, निरीक्षण करने वाली या ऑपरेशन करने वाली कंडीशन होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, VRT का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में VRT पद्धति मृदा के मानचित्र में उल्लेखित की गई मृदा की किस्म के आधार पर खेत की लागत की दर तय करती है। यानी ये अपने कह सकते हैं कि खेत की लागत वगैरह ये सब चीज़ें इसको इन्फॉर्मेशन के रूप में देता है। फिर बात करें GIS इन्फॉर्मेशन से फर्टिलाइज़र और एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड सिलेक्शन ऑफ हर्बिसाइड जैसी सभी प्रोसेस को सही समय पर सही जगह पर सही दर से इस्तेमाल करने नियंत्रित किया जा सकता है। अपने कह सकते हैं एक प्रकार से जो अपना एक प्रकार से फर्टिलाइज़र हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, जो किसी भी प्रकार का अपने को अगर एप्लीकेशन देनी है तो उस एप्लीकेशन को ये बढ़िया तरीके से कितनी मात्रा में देना है, कितनी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें अपने मैप के अकॉर्डिंग क्या कर देता है, ये अपने को बताता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें जैसे अपने VRT सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली स्टिक कृषि प्रणाली है। ये एक प्रकार से बढ़िया मानी जाती है, यानी इस्तेमाल की जाने वाली स्टिक कृषि प्रणाली है। एक प्रकार से एग्रीकल्चर की ये बढ़िया प्रोसेस है। इसके बाद में फसलों की देखभाल भी ये एक रूप में करती है। जैसे क्रॉप श्योरिटिंग हो गया, क्रॉप सीजन में इंस्पेक्शन, और जैसे वीड टाइप हो गए और इंटेंसिटी होगी, इल्ड होगी, मानचित्र में विभिन्न बताते समय इंसेक्ट एंड फंगल इनसे, और सॉरी यहाँ नज़र कुछ कम आ रहा है। इसके बाद में जैसे क्रॉप जैसे न्यूट्रिशन हो गया, यानी अपने कह सकते हैं एक प्रकार से इस चीज़ को मैं डिफाइन कर देता हूँ बोलकर। जैसे क्रॉप्स किसी भी प्रकार की जैसे इंस्पेक्शन है, वीड टाइप के वीडों के बारे में अगर जानकारी लेनी है, कितने प्रकार के वीड हैं उसके अंदर, या इंटेंसिटी या होगी, या अपने कह सकते हैं इल्ड जो है उपज के बारे में अपने इसको निर्धारित कर सकते हैं। यानी हर चीज़ को अपने बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इल्ड मैप्स, यानी उपज मानचित्र का नाम दिया जा सकता है एक प्रकार से। जो इल्ड मैप है वो अनुकूलित संयुक्त से संसाधन डाटा द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो GPS से समाजित होते हैं। यानी अपने GPS जो था जियोग्राफिकल, इस प्रकार का जो था जियोग्राफिकल GPS था, वो इल्ड मैप के बारे में अपने को इल्ड का मैप के रूप में अपने को बढ़िया तरीके से पहले दर्शा देता है कि इस क्रॉप के अंदर इतनी इल्ड अपने को प्राप्त होगी। इल्ड मैप में संयुक्त फसल काटने वाले यंत्र के माध्यम से अनाज प्रवाह की रिकॉर्डिंग दर्ज होती है। यानी अपने कह सकते हैं जब अपने अनाज वगैरह कटवाते हैं उसी टाइम उसी चीज़ का अपने रिकॉर्डिंग के रूप में इसको रख सकते हैं, जबकि खेत में एक ही समय पर वास्तविक स्थिति को दर्ज किया जा सकता है। यानी अपने कह सकते हैं कि क्रॉप जब अपने कटिंग लेते हैं उस टाइम कोई निरीक्षण करना है, उस चीज़ को अपने इस प्रकार से बढ़िया तरीके से रिलेटिव सिस्टम के हिसाब से अपने को इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में रिमोट सेंसर जो सिस्टम है इसका पार्ट है ये आमतौर पर हवाई या जैसे ये अपने रिमोट सेंसर पढ़ने हैं, ये आमतौर पर क्या करता है, जो हवाई या सैटेलाइट सेंसर की कैटेगरीज में आते हैं। यानी अपने कह सकते हैं जो ऊपर से ये नॉन टच के हिसाब से अपने क्या कर लेते हैं, ये क्रॉप का निरीक्षण करते हैं। यानी ऊपर से ही हवाई सिस्टम के हिसाब से ये अपने क्या कर लेते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। इसके बाद में सिस्टम सॉइल टाइप हो गया, फसलों के विकास का हो गया, सड़क क्षेत्र हो गया कि सीमाओं का जल आदि के अनुरूप क्षेत्रों में बदले रूप में परिवर्तन के संकेत को दर्शाते हैं।
यानी अपने कह सकते हैं किसी भी प्रकार की अगर अपने को जानकारी प्राप्त करनी है तो ये रिमोट सेंसर के हिसाब से अपने को क्या कर लेते हैं, ऊपर से ही बिना नॉन टचिंग के सिस्टम से अपने को क्या कर लेते हैं, सेंसर के द्वारा बढ़िया तरीके से इसको कवर किया जा सकता है। इसके बाद में अपने बात करें एडवांटेज ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग, जो अपना प्रिसिशन फार्मिंग का जो सब्जेक्ट है उसके एडवांटेज क्या हैं। तो एडवांटेज बहुत मोस्ट हैं, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन ये परमानेंटली इस सब्जेक्ट का मेन क्वेश्चन बनता है, ये हर हालात में अपने को एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर मिलेगा, पहले कह रहा हूँ मैं। इसमें अपने देखें हैं कि जो एडवांटेज हैं वो उपज में वृद्धि, यानी उपज में वृद्धि कैसे होएगी, उपज में वृद्धि ऐसे होएगी जी कि अपने कह सकते हैं एक प्रकार से जो इसमें क्रॉप से रिलेटेड सभी आवश्यकताओं को सही टाइम पर पूरा किया जा सकता है। अपने कह सकते हैं कि जो इरिगेशन का टाइमिंग है वो सेट किया जा सकता है, फर्टिलाइज़र कब देना है ये बता देता है अपने को। यानी सेंसर के हिसाब से अपने देखें, अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हर चीज़ के बारे में अपने को ये पहले ही दर्शा देता है कि आगे अपने को ये काम करना है, उसके बाद में ये काम करना है। इसके हिसाब से ये बहुत उपज में वृद्धि को पहले दर्शाता है, यानी उपज इससे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, हाई हो सकती है। इसके बाद में इम्प्रूवमेंट ऑफ इफ़िशेंसी, यानी अपने कह सकते हैं जो अपनी मशीनरी की इफ़िशेंसी है, उपकरण है, वो प्रौद्योगिकियाँ जितने भी किसानों को खेती में श्रम, लैंड एंड टाइम की इफ़िशेंसी बढ़ाने में मदद करता है। यानी अपने को कह सकते हैं कि जो टाइमिंग की सिस्टम है इसमें वो पहले बता देता है, तो अपनी टाइम की बचत हो जाती है, एक प्रकार से फसल में प्रोडक्शन नहीं गिरता है, इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। जैसे अपने यूएसए में 1 हेक्टेयर वीट एवं मेज़ उगाने के लिए सिर्फ 2 हावर्स पर्याप्त माने जाते हैं। यानी अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर अपने क्रॉप को डिफ़ाइन करेंगे, टेक्नोलॉजी से अपने क्रॉप को बढ़िया तरीके से कवर करेंगे तो उसमें सारी चीज़ों की बचत होगी, अपने टाइम की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, यानी अपने वर्क बहुत कम करना पड़ेगा। इसके बाद में बात करें लैक ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी अपने कह सकते हैं कॉस्ट जो है उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है कि उचित समय पर सही मात्रा में एप्लीकेशन करने में क्रॉप प्रोडक्शन में एग्री केमिकल के निवेश की कॉस्ट कम हो जाती है। यानी ये बात इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ये कह रहा है कि अपने कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। अपने कह सकते हैं कि जी अपने को फर्टिलाइज़र देने हैं, केमिकल्स देने हैं, उसके हिसाब से उचित समय पर अगर अपने कंट्रोल करेंगे। देखो एक तो होता है डिजीज़ लग जाता है, उस टाइम डिजीज़ लगने के बाद में हज़ारों दवाइयाँ डाल के उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। एक होता है कि अपने उस डिजीज़ को आने से पहले ही ऐसी कोई प्रोडक्ट डालें जो वो डिजीज़ उस प्रोडक्ट के डालने से वो डिजीज़ आए ही नहीं, यानी अपने को वो डिजीज़ आया ही नहीं तो अपने को एक ही प्रोडक्ट डालना पड़ा। यानी इसमें ये कॉस्ट के बारे में बताया गया है कि एग्रीकल्चर प्रिसिशन में अंदर क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी से अपने क्रॉप को डिफ़ाइन करेंगे उससे अपने को बढ़िया तरीके से क्या है मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा हाई प्रोडक्शन पर लिमिट कॉस्ट को कम करता है, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से देखें तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है और प्रोडक्शन अपना क्या जाता है, हाई चला जाता है। इसके बाद में लो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट, अब देखो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है इसका। जैसे केमिकल का कम यूज़ और क्रॉप रेडिड्यूज का कम होना इन्वायरमेंटल को सेफ रखता है। अपने कह सकते हैं जैसे फर्टिलाइज़र डालते जाते हैं तो उससे इन्वायरमेंटल में भी कुछ न कुछ प्रोसेस में कुछ न कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा। केमिकल होता है एक, जो केमिकल है उस केमिकल के ज़्यादा मात्रा में डोज देने के बाद में फसल भी नुकसान में आती है, प्लस में लैंड भी नुकसान में आती है, प्लस में इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो भी गड़बड़ाती है। इसके लिए जो अपना कह सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में अपने यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल अपनी सेफ रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये समय के साथ बेहतर मैनेजमेंट के लिए किस्मों के ज्ञान का एस्यूमुलेशन करना, यानी अपने कह सकते हैं बढ़िया तरीके से जो अपनी एक प्रकार से तो जो पीए है अपना प्रिसिशन फार्मिंग सिस्टम क्षेत्र की
गतिविधियाँ, मूल्यांकन क्षेत्र व मैनेजमेंट की जानकारी प्रदान करता है। देखो अपने जो फील्ड है अपना, उस फील्ड के बारे में जो पीए है अपना सिस्टम है, वो मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सिस्टम है। मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो बहुत बढ़िया है। और डाटा जितने भी हैं उसको उपकरणों और कंप्यूटर्स में कलेक्ट करती है, यानी जितने भी डाटा हैं उसके अपने मैप के रूप में अपने को वो पहले लैंड का जितना भी सिस्टम है वो अपने को पहले दर्शा देता है। इस प्रकार किसान बेहतर मैनेजमेंट प्राप्त करने के लिए अपने फील्ड व प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या है, अपने क्या है मैनेजमेंट करते समय क्या है कि जो टेक्नोलॉजी से ऑटोमेटिक काम होएगा, अपने को पता लग जाएगा कि इस क्रॉप के अंदर अपने को पहले ही पता लग जाएगा कि इस क्रॉप के अंदर अपने को इतनी दूरी रखनी है, इस हिसाब से काम करना है, तो अपने मैनेजमेंट करने में अपने समस्या नहीं होएगी, किसान को बेहतर प्रोसेस मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है जी जो लिमिटेशन ऑफ प्रिसिशन फार्मिंग, यानी इसकी लिमिटेशन कितनी का है। यानी अपने बात करें पीए जो फार्मिंग है वर्ल्ड के कई उन्नत देशों में एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, यानी ये बहुत सारे देशों के अंदर क्या है यूनिक या बहुत बढ़िया तरीके से ये कवर कर चुकी है, लेकिन इंडिया में इसका दायरा सीमित है। यानी अपने बात करें इंडिया के अंदर देखो बहुत कम दायरा इसका माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं मैं इंडिया में पीए का दायरा सीमित होने का क्या कारण है, इसकी कुछ बाधाएं हैं, तो वो बता रहा हूं मैं आपको कि इसमें इंडिया के अंदर अपने को क्या क्या सिस्टम के हिसाब से चलना है। हाँ जी, अपने बात करें अगर इंडिया के अंदर सीमित मात्रा में क्यों प्रोसेस ये कम मात्रा में क्यों उपलब्ध है। कुछ ऐसे देश हैं जिसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम चल रहा है। तो अपने बात करें फील्ड की साइज़ स्मॉल है, फर्स्ट बात, यानी अपने लैंड इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक किसान अपने इतना उपकरण या इतनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस लैंड को कवर कर सके, इतनी अपने पास क्या नहीं है, साइज़ नहीं है लैंड का। ठीक है, इसके बाद में डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, हाँ जी, इसके बाद में अपने बात करें जो नए कौशल की आवश्यकता वाले उपकरणों व तकनीकी की जटिलता मानी जाती है, जो अपने कह सकते हैं जो टेक्नोलॉजी को जो सिस्टम है वो बहुत कम है यहाँ पे। इसके बाद में अपने एक बात करें नई तकनीकी को अपनाने के लिए प्रतिरोध सिस्टम है, यानी अपने कह सकते हैं एक प्रकार से नई तकनीक अपनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसलिए किसान इतने एक्टिव नहीं है, इस वजह से इसमें प्रतिरोध आता है। इसके बाद में बात करें एग्रीकल्चर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस की कमी होना, यानी अपने कह सकते हैं जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है उसकी बहुत ज़्यादा दृष्टिकोण अगर देखा जाए तो उसकी कमी है। इसके बाद में जो फार्मर है, फार्मर का कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड इश्यूमुलेशन, यानी जो धारणा अपने कह सकते हैं एक प्रकार से इसकी बनी हुई नहीं है, या इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो किसान इस चीज़ को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इसके बाद में बात करें इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, यानी अपने कह सकते हैं जो एक प्रकार से जो निरीक्षण की जो लेबोरेटरीज़ हैं उनकी प्रॉब्लम्स आती है अपने पास, यानी अपने पास कोई शिक्षा देने की संभव क्रियाएं पर्याप्त टेक्नोलॉजी को नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें इंडिया जो फार्मर्स को प्रिसिशन फील्ड के इफ़ेक्ट को बताने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो इंडिया के जो फार्मर है उनको प्रिसिशन फील्ड के जो फार्मिंग है इसके बारे में बताने में ज़्यादा कमी है, और इसकी शिक्षा वगैरह या लेबोरेटरीज़ अपने कह सकते हैं एक प्रकार से जो शिक्षा का माध्यम है इसके प्रिसिशन फार्मिंग में वो बहुत कम है। इसके बाद में बात करें हाई प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, यानी अपने कह सकते हैं जो उच्च क्वालिटी के जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी कमी के कारण अपने उन चीज़ों को तक पहुंच नहीं पाते। अपनी सोच, अपने किसानों की सोच उसके हिसाब से ही लैंड है, उसी हिसाब की सोच है कि इस चीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए
तो यहाँ पे इतना चीज़ विकसित नहीं है। इसके बाद में नॉलेज की भी कमी है। इसके बाद में अपने बात करें रिलेटेड फैक्टर्स एंड यूजेज की अपर्याप्त समझ है, यानी अपने कह सकते हैं जो अपने पास उपयोगी जो सामान है उसके बारे में अपने पास अपर्याप्त समझ मानी जाती है। यानी जितना किसान का जितना दायरा है लैंड का, उसके हिसाब से उसकी सोच है कि इस चीज़ को इस तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से, इतनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको कवर किया जा सकता है। उसी हिसाब से अपने जो फार्मर है वो क्या कर लेते हैं, खेती को कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, प्रिसीजन फार्मिंग के हिसाब से देखा जाए तो अपने इंडिया के अंदर बहुत सीमित कम मात्रा में दायरा है और टेक्नोलॉजी से बहुत कम सिस्टम चल रहा है। इसके बाद में जो प्रिसीजन फार्मिंग है अपनी, उसके कंसर्न्स फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर, यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक फार्मर के पास आमतौर पर 10 से 1000 हेक्टेयर या उससे बड़े खेत हैं और सभी किसानों के पास इतने ही खेत होते हैं और उनके पास क्षेत्र यंत्र भी ज़्यादा होते हैं। यानी अपने कह सकते हैं जो डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ हैं, जो विकसित कंट्रीज़ हैं, उनके पास जो लैंड का दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी 10 से 1000 हेक्टेयर तक आमतौर पर एक बड़े खेत का दायरा माना जाता है। इतने ही खेत होते हैं और उनके पास यंत्र भी ज़्यादा होते हैं और डिजीज़ होने पर केमिकल भी अलग अलग स्प्रे होते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में इसके विपरीत होता है। यानी अपने कह सकते हैं जो डिजीज़ आ गया उसके बाद में केमिकल 1-2 ही बने हुए हैं, उसके हिसाब से ही काम होता है, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने, जिससे उपज की कमी प्राप्त होती है। अपने अपने हिसाब से देखी जा रही है, ये इंडिया की बात चल रही है। 1980 के दशक के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उपलब्धता किसानों की नए उपकरण दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिससे प्रोडक्शन मटेरियल की इफ़िशियंसी में वृद्धि होती है। अपने कह सकते हैं एक प्रकार से जो 1980 के दशक के बाद इंफॉर्मेशन अगर देखी जाए टेक्नोलॉजी की, तो उसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, नए उपकरण आ चुके हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्शन जो मटेरियल है उसकी क्या है, अपने इफ़िशियंसी में वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है। इसके बाद में अपने बात करें जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे स्मॉल लैंड का होल्डिंग होना, ठीक है, और इसके बाद में हेट्रोजिनेटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम एंड मार्केट की खामियां होना। इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो अपना यील्ड जो है उसको बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स रिक्वायरिंग न्यू स्किल्स, यानी अपने कह सकते हैं नई टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है और उसके अंदर जो इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं उनकी भी कमी मानी जाती है। हाई कॉस्ट मानी जाती है कि इसके बारे में अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी। इसके बाद में नई सोच नहीं है, न्यू स्किल्स नहीं है, टेक्निक्स विशेषज्ञ ज्ञान एवं लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी इसके भारत में अपने जीडीपी का केवल 0.3% अनुसंधान एवं विकास में खर्च करता है। इसके बाद में इंस्टीट्यूशन अगर देखें तो वो भी प्रॉब्लम है मोस्टली मानी जाती है। यानी अपनी शिक्षा का जो इसका स्तर है, एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी का कृषि का जो स्तर है वो क्या है, बहुत ही कम है। उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं अनुसंधान के अंदर की प्रॉब्लम्स के हिसाब से अगर देखी जाए तो। इसके बाद में अपने बात करें जो पीए है, जो प्रीसीजन फार्मिंग है अपनी एंड क्रॉप रोटेशन, 4 स्टेप में यूज़ लाए जाते हैं इस प्रकार का। जैसे लैंड प्रिपरेशन कर लेते हैं अपने, इसके बाद में क्रॉप का मैनेजमेंट करते हैं, हार्वेस्टिंग प्रोसेस करते हैं और इरिगेशन मैनेजमेंट कर लेते हैं। यानी पीए जो है अपना उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 स्टेप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे लैंड की प्रिपरेशन, क्रॉप मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग प्रोसेस और इरिगेशन मैनेजमेंट। अब इसके बाद में अपने बात करेंगे जो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ पीए इन इंडिया, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट माना जाता है।
इंडिया के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आएगा 15 नंबर में भी आ सकता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बनता है क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर वर्तमान में कंडीशन देखी जाए पीए की, तो वो अपनी बात करें, जो टेक्नोलॉजी इंडिया में प्राइमरी स्टेज में है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अपने कह सकते हैं कि थोड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर उपलब्ध है, यानी टेक्नोलॉजी इंडिया में प्राइमरी स्टेज में कृषि है जो अपनी हो रही है, उसके हिसाब से देखी जा रही है। इसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने धर्मपुरी एंड कृष्णागिरी जिलों में इसे लागू करने के लिए तमिलनाडु TNPA प्रोजेक्ट नामक एक योजना मंजूर की थी। इस योजना के तहत हाई कॉस्ट वाली, जैसे शिमला मिर्च है, वाइट ऑनियन है, कॉलीफ्लावर है, केबेज है, उगाई गई थी। यानी कुछ अपने कह सकते हैं जो अपना गवर्नमेंट के हिसाब से देखा जाए, धर्मपुरी एंड कृष्णागिरी जिलों जैसे इन नामक योजना एक चलाई गई थी। उसके अंदर योजना का जो नाम था वो TNPA प्रोजेक्ट नाम था। इस योजना के अंदर क्या किया गया था, जो हाई यील्ड प्रोडक्शन देने वाली, बढ़िया तरीके से जो कवर करने वाली जो क्रॉप्स हैं उसको अंदर रखा गया था। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, जो पीए है, पीए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इंडिया के विभिन्न भागों में स्थित 17 पीए डेवलपमेंट कंट्रीज़ PAFDC के माध्यम से शुरू हो चुका है। यानी अपने 17 कंट्रीज़ के अंदर क्या डेवलपमेंट सेंटर बन चुके हैं। इसके बाद में बात करें, PAFDC किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा टेक्निक्स, एप्लीकेशंस और पीए को लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रही है। यानी किसानों को यूनिक तरीके से टेक्नोलॉजी का इस यूज़ करने के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान करने की भी कोशिश कर रही है। इसके बाद में बात करें अपने कृषि क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए केमिकल लिमिटेड शुरू किया गया था। जैसे अपने कह सकते हैं जो कृषि है अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखे जाए तो केमिकल्स कंट्रोल के लिए, लिमिटेशन के लिए अपने क्या किया गया था, शुरुआत की गई है सर्वप्रथम। फिर बात करें, टाटा फार्मर कंट्रीज़ यूपी, हरियाणा और पंजाब में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इंडिया में ई चौपाल की स्थापना की गई। ई चौपाल इंटरनेट कियोस्क है, एक प्रकार से ये इंटरनेट कियोस्क है। इसके बाद में पीए टेक्नोलॉजी की सदियों से भारतीय किसानों द्वारा इस्तेमाल की गई है। यानी जो ये टेक्नोलॉजी थी नरम टेक्नोलॉजी मानी जाती है, नरम पीए टेक्नोलॉजी सदियों से भारतीय किसानों द्वारा इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, जो अपनी इंडियन जो एग्रीकल्चर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कुछ स्थानों में शुरू किया गया है। यानी कुछ ऐसे इंडिया के स्थान हैं जहाँ पे सूचना देने वाली टेक्नोलॉजी, जो अपने कह सकते हैं GIS हो गया, GPS हो गया, इस प्रकार की जो प्रोसेस हैं अपने क्या है शुरुआत की गई है, जिससे अपने कुछ न कुछ सुधार होवे। इसके बाद में जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम क्या है वो पढ़ लेते हैं। जो अपना जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इसके बारे में, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसा वर्ड है जो एक जियो इन्फॉर्मेशन या जियोमेट्रिक्स को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने, एनालिसिस करने, एक्सप्लेनेशन करने, डिस्ट्रीब्यूट करने एंड यूज़ करने का साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। यानी अपने कह सकते हैं जियो जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिक सिस्टम है, वो क्या कर लेता है, क्या इस प्रकार के एनालिसिस कर सकता है, जियोग्राफिक सूचना दे सकता है, यानी अपने भूगोल का निरीक्षण कर सकता है, कलेक्ट भी कर सकता है उस डाटा को, एनालिसिस करके उसका एक्सप्लेनेंस भी करता है कि एक्सप्लेन भी करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसको अपने साइंस के हिसाब से उसको टेक्नोलॉजी के अंदर रख कर उसका मैप के हिसाब से अपने को इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स को
जियोमेटिक्स कहा जाता है। एक प्रकार से जियोमेटिक्स भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है जियो इन्फॉर्मेटिक्स को जियोमेटिक्स कहा जा सकता है, जिसमें सर्वे एंड मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस के साथ जियोमेटिक्स कनाडा वेबसाइट 2000 शामिल है। यानी ये एक प्रकार से सारा साइंस का जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से है, जैसे अपने रिमोट सेंसिंग का नाम सुना हुआ है बहुत, ठीक है। इसी प्रकार ये रिमोट सेंसिंग और जीआईएस, जीपीएस इस प्रकार के जो हैं प्रोडक्ट, वो क्या कर लेते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करने में मदद करता है। इसके बाद में मीनिंग ऑफ जियो इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल राइट। ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम क्या होता है, जियो से अर्थ बनता है और इन्फॉर्मेटिक्स से क्या बनता है, इन्फॉर्मेटिक्स बनता है। इसके बाद में स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी जो अपनी प्रोसेस है उसकी सूचना स्टडी करना, वो इसका अर्थ बनता है। और जियो इन्फॉर्मेशन का, जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है उसका अर्थ यानी भूमि का बढ़िया तरीके से स्टडी करना, सूचना प्रदान करना, उस प्रोसेस को समझना, ये सारी तकनीकी किस्में होती है जियो इन्फॉर्मेशन के अंदर होती है। इसके बाद में जियो मैट्रिक्स को अर्थ साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स के यूनियन के रूप में समझा जा सकता है। इसके बाद में माना जाता है कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड वर्ल्ड कुछ दशक पहले ही 3 सब्जेक्ट अर्थात फोटोग्रामेट्रिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के एकीकरण के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। यानी अपने कह सकते हैं जो ये जियोमेटिक्स जो वर्ड था वो रिमोट सेंसिंग के और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के और फोटोग्राफमेट्रिक्स के हिसाब से अपने को इस परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। यानी ये टेक्निक्स आई थी, उसके हिसाब से ये टेक्निक्स इसके अंदर रखी गई थी। अब डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेशन श्योरली आएगी क्योंकि सब्जेक्ट की डेफिनेशन ज़रूर आएगी। इसकी अगर अपने डेफिनेशन देखें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स पृथ्वी के निकाय की सूचना के कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडिंग का विज्ञान है जो स्थानिक रूप से परिभाषित माना जाता है। अपने कह सकते हैं जो जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो जो अपनी भूमि है उसके बारे में कलेक्शन करता है, उसकी प्रोसेस करता है, प्रक्रिया करता है। इस प्रकार के विज्ञान को अपने क्या कह सकते हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम कह सकते हैं। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि जो इसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जो जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसके बारे में अपने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और कंपोनेंट्स के बारे में सारी डिटेल से जानकारी लेके इसके बाद में अपने नेक्स्ट इसके टाइप वगैरह देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होएगा अपना रिमोट सेंसिंग, और रिमोट सेंसिंग कंप्लीट पढ़ेंगे। रिमोट सेंसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट का पार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने बढ़िया तरीके से कवर करेंगे इसको।